हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की जो क्लास है एलसीएम और एचसीएफ की क्लास नंबर 2। एक क्लास जो है पिछले वीडियो में हो चुकी है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको यहाँ के प्रश्न समझ में आएंगे। तो कल हमने अंकों से संबंधित एलसीएम और एचसीएफ का निकालने का तरीका देखा। आज हम देखेंगे कि दशमलव वाले प्रश्नों का एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दशमलव वाले प्रश्न, तो इसमें हमको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि पहला क्या है, तो पहला है हमको जो है दशमलव के बाद अंकों को समान रखना है। दूसरा जो है दशमलव को हटाकर अंकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये दो बातें हमको दशमलव के फील्ड में याद रखनी है। इसको समझने के लिए हम एक सरल सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण दिया गया है 0.2, 0.4 और 0.4। यदि बोल दिया गया कि आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि दशमलव के बाद अंक समान है कि नहीं। तो ध्यान से देखने पर हमको ये पता चलता है कि इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, वैसे इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो हमको सबसे पहले इसको दशमलव को हटाकर लिखना है। तो ये हो जाएगा दशमलव के बदले एक, फिर जितने अंक हैं उतने शून्य। तो ये हो जाएगा वैसे 4, फिर और ये हो जाएगा फिर हमारा। अब फिर अंकों का हमको एलसीएम निकाल लेना है। क्योंकि सबके बटे में तो 10 है ही, तो आप अंकों का एलसीएम निकालकर उसे 10 से भाग दोगे तो उसका जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा होगा 12। लेकिन हमको दशमलव के रूप में ज्ञात करना है, तो सबके बटे में ये 10 है, तो इसके बटे में भी क्या होना चाहिए 10। तो फिर इसका जो दशमलव के रूप में आ जाएगा उत्तर 1.2। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 0.24 और 6 का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, हाँ एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ की बात करते हैं। यदि हमको इसी प्रश्नों का एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते, तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को लेते हैं 2, 4, 6। तो ध्यान से देखने पर ये पता चलता है डिफरेंस मिट्टी से कि इन दोनों के मध्य का अंतर कितने का है, 2 का। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा 2। तो अंकों का एचसीएफ 2 है, तो दशमलव के रूप में हम इसको क्या लिखेंगे 2/10। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इसका
एलसीएम। दशमलव के संदर्भ में हमको ये बातें याद रखनी है कि जो दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने अंकों को पहले समान रखना है, और यदि पहले से समान है तो फिर दशमलव को हटाकर उसको भिन्न के रूप में लिखने हैं। फिर अंशों का बस आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर जितने उसके भाग में रहेंगे उससे उसका भाग देकर मेन उत्तर प्राप्त कर लेना है। तो ये हो जाएगा दशमलव वाले प्रश्नों के लिए एलसीएम और एचसीएफ। अब एक प्रश्न ऐसा देख लेते हैं जिसमें जो है दशमलव समान ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि जो प्रश्न है मान लेते हैं हमको इस रूप में दिए 1.25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यदि ये प्रश्न हमारा है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद अंक समान है कि नहीं। तो ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इसको समान करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। तो दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक हो गए, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें दशमलव के बाद यदि समान ना हो तो उसे हम 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने अंक की आवश्यकता होगी उतने 0 हम इसमें लगा देंगे। अब दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या है, तो हमको सबसे पहले इसमें का दशमलव हटाना है। तो ये हो जाएगा 120, दशमलव के बदले 1, फिर जितने अंक हैं उतने शून्य, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ये हो जाएगा हमारा, और ये दशमलव के बाद जितने शून्य हैं उतने। अब ये हो गया हमारा सॉल्व। तो इसमें 120 और 125 का हमको एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालना है, फिर उसको क्या कर देना है, 100 से भाग कर देना है, तो हमारा मेन उत्तर आ जाएगा। तो एचसीएफ के लिए वापस डिफरेंस मेथड लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 125। दोनों के बीच अंतर कितने का है, 5 का। तो 120 और 125 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 5। अब लेकिन यहाँ बटे में कितने हैं, 100, तो हम इसको क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 0.05, अर्थात 1.2 और 1.25 का जो एचसीएफ होगा हमारा वो होगा 0.05। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। एचसीएफ की बात करें तो अब देखते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए भी सेम प्रोसेस है। पहले 120 और 125 का आपको एलसीएम निकालना है और फिर उससे क्या कर देना है, तो उससे 100 का भाग कर देना है। तो एलसीएम निकालने के भी हमने कल 3 मेथड सीखे थे, तो आप उनमें से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो या स्कूल वाला मेथड भी लगा सकते हो। तो ध्यान से यदि देखें तो 120 जो है तो इसको हम लिख सकते हैं 24 गुणा 5। वैसे यदि हम इसमें देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 5। तो इसका मतलब दोनों में 5 कॉमन है, तो एक 5 को लिख लेते हैं और फिर जो बच गया उसको, तो ये हो जाएगा, तो 24 पंचे हो जाएगा 120 और 120 पंचे 120 का फिर 25 से गुणा करेंगे, 120 का हम 25 से गुणा करेंगे तो 25 12 में होते हैं 300 और ये एक शून्य है तो एक शून्य है, तो 25 12 में हमारे हो गए 300 और ये हो गया 3000। इसका मतलब 120 और 125 का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 3000। लेकिन हमको 120 और 125 का एलसीएम ज्ञात नहीं करना है, हमको ज्ञात करना है 1.2 और 1.25 का। तो इस उत्तर में हमको किसका भाग करना पड़ेगा, 100 का, तो 100 का भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3000 बटे 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, तो बचा कितना
30। तो इसका मतलब ये जो 30 है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एलसीएम है। इसके लिए तो 1.2 व 1.25 के, तो दशमलव वाले प्रोसेस में हमको इतना जो है काम करना पड़ेगा। दशमलव वाले प्रोसेस में इतना काम हमको करना है। सबसे पहले दशमलव जो दिया रहेगा अंकों को देखना है, दशमलव के बाद अंक समान है कि नहीं, अंक को पहले समान करने हैं, समान करने के बाद दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाने के बाद अंकों का ही एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर उससे जितना भी उसके बटे में रहेगा उससे उसको अंतिम उत्तर को भाग कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ। यदि भिन्न जो है अर्थात बटे के रूप में प्रश्न रहे तो उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो यदि आपको क्या करना है, यदि आपको ज्ञात करना है भिन्नों का एलसीएम, तो आप जो भिन्न आपको दिया रहेगा उन अंशों का आपको ज्ञात करना पड़ेगा एलसीएम, लेकिन जो हर रहेंगे उनका आपको ज्ञात करना होगा एचसीएफ। इसका मतलब भिन्न के प्रश्न में हमारा काम बढ़ जाता है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोलेगा तब भी हमको हर का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। वैसे यदि बोल दे वो भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, भिन्नों का एचसीएफ, तो फिर जो इधर रहेगा उसी को हमको ऊपर में लिखना है। इसका मतलब इस बार हमको अंशों का एचसीएफ ज्ञात करना है और हर का एलसीएम ज्ञात करना है। तो भिन्न वाले प्रश्नों में ये जो काम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब भिन्न दिया रहे, आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोले या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोले, आपको जो है अंश और हर का अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे हो जाएंगे क्या, तो ये हमारे हो जाएंगे दो फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एलसीएम बोलेगा तो अंशों का एलसीएम लेना है, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, हर का एचसीएफ लेना है। यदि एचसीएफ की बात बोलेगा तो अंशों का एचसीएफ लेना है और हर का एलसीएम लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक दो प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1/2, 3/4, 5/6। इसका आपको ज्ञात करना है एलसीएम, इसका आपको ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो यहाँ बस अंश क्या है, तो अंश जो है हमारे ऊपर वाले टर्म अंश कहलाते हैं। तो 1, 3 और 5। तो इसका मतलब आपको 1, 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करना है और हर हमारे क्या है इसमें, तो हर हमारे हैं इसमें 2, 4 और 6। इसका मतलब हर वालों का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 दूने 4, डिफरेंस मेथड के हिसाब से इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा आ जाएगा 2। इसमें अंशों का एलसीएम यदि ज्ञात करना है तो देखिए एलसीएम अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्येक संख्या का गुणा करने पर एलसीएम जो है ऑटोमेटिक आ जाता है। यदि समझना चाहें तो आप यहाँ समझ सकते हैं 1, 3 और 5।
अब भाज्य संख्या है जो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से भाग नहीं हो सकती, तो एक को तो हटा ही देते हैं। तो 3 एकम ये हमारा 3 हो गया और ये 5, ये 5 एकम 5, तो 5 दिया कितने हो गए 15। तो ऐसे यदि ध्यान से देखें तो ये तीनों भाज्य संख्या है, तो 5 दिया 15, ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अर्थात इस भिन्न का यदि एलसीएम आपको ज्ञात करना है तो उसका उत्तर हमारा हो जाएगा, उसका जो उत्तर है वो हमारा हो जाएगा, इन दोनों को बटे के रूप में लिख देना है, तो ये हो जाएगा 15/2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर भिन्न के पर्पस में। अब देख लेते हैं भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करके, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 4/5 7/2 और 3/1। ये कोई हमारा क्या है दूसरा प्रश्न है, और इसका हमको ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका हमको ज्ञात करना है एचसीएफ। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें अंश हमारे क्या क्या बनेंगे, तो ये हमारे अंश ऊपर वाले टर्म 4 7 और 3, और हर हमारे क्या क्या बनेंगे, तो हर हमारे हो जाएंगे 5 2 और 1। तो इसमें उल्टा होता है, एचसीएफ पूछा है, इसका मतलब अंशों का इस बार आपको निकालना है क्या, एचसीएफ, अंशों का आपको निकालना है एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ देख लेते हैं, तो देखते हैं किसी संख्या से कट सकता है क्या, तीनों संख्याएं आपस में किसी संख्या से कट सकती हैं क्या, तो ये जो है, तो ये तो दोनों जो है भाज्य संख्याएं ही है, और ये बस भाज्य है जो 2 से भाग हो सकता है। इसका मतलब ये केवल 1 के अतिरिक्त और किसी संख्याओं से नहीं जाएगी, तो 7 और 3, तो हम वहां तक काम करते हैं जहां तक हमको क्या होना होता है, तो किसी से नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना है 1 है, तो इसका जो एचसीएफ वो हमारा हो जाएगा 1। और यदि आप डिफरेंस मेथड लगाना चाहो तभी आप लगाकर देख सकते हो। 4 और 3 के बीच यदि आप 2 संख्याओं के बीच का गैप देखें, तो इन दोनों के बीच का यदि गैप देखें तो कितना है 1, इसका मतलब अंशों का जो एचसीएफ हो गया हमारा क्या हो गया। अब हमको हर का निकालना है एलसीएम, तो हर का एलसीएम निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 और 2, तो 5 दूने 10, तो ये हो जाएगा हमारा क्या एलसीएम। तो इसका जो उत्तर आएगा, अर्थात इस भिन्न का जो उत्तर आएगा, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला था, तो इन दोनों का अनुपात के रूप में लिख दो 1/10, या एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 0.0। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर एचसीएफ के लिए। तो आज के मेथड में हमने ये देखा कि दशमलव वाले प्रश्नों का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और जो भिन्न वाले प्रश्न हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात कराते हैं। अब ये तो हो गई मेथड की बात। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आज और कल से क्लास से रिलेटेड है। तो पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है बिना कुछ बर्बाद किए।
उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, ये हमसे वो पूछ रहा है। तो 3 छड़े हैं, एक की जो लंबाई है वो 10 है, दूसरे की 15 है और तीसरे की जो है 20 है। अब वो तीनों को बराबर बराबर काटना चाहता है और एक भी छड़ का टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले वो बात कर रहा है 10, 15 और 20 के हमको एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 10, 15 और 20। तो आप यदि पास के संख्याओं को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 अंतर विधि से। 15 और 10 के बीच कितने का अंतर है? 5 का। तो 5 से कटा कर देखते हैं, 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ का मान है वो हमारा 5 है। तो 5 तो ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, 5 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न हमसे एचसीएफ नहीं पूछा है, वो पूछा है कि उन छड़ों को कितने टुकड़े कर सकता है। तो 5 एचसीएफ है तो टुकड़े याद करो फिर। तो इसको 5 से भाग देंगे तो ये 5 दूनी 10, 2 टुकड़ा इसका हो गया। फिर इसको हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 15, 3 टुकड़े इसके हो गए। फिर 20 और ये हो जाएगा फिर 5, तो 5 4 20। तो ये हो गया। इसका मतलब पहला वाला छड़ जो है 2 टुकड़े हुआ, ये जो है पहला वाला जो छड़ वो हमारा 2 टुकड़ा हुआ 5-5 के हिसाब से। ये जो छड़ है हमारा 3 टुकड़े हुए और ये जो छड़ है हमारा ये हो रहा है 4 टुकड़े, 4 टुकड़े। तो कुल कितने टुकड़े हुए और एक भी छड़ बर्बाद नहीं हुआ, तो ये हो जाएंगे कुल टुकड़े 2 3 और ये 4। तो कुल मिलाकर यदि टुकड़ों की बात करें तो 4 3 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। इसका मतलब वह उन छड़ों को बिना बर्बाद किए उन छड़ों के कितने टुकड़े कर सकता है, तो ये 9 टुकड़े कर सकता है। तो ये 9 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है एकदम इसी लेवल के एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं, प्रश्न कुछ कुछ घुमाकर पूछे जाते हैं। इस कारण से हम ऐसे प्रश्नों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। एकदम सरल सरल भी प्रश्न जो है पूछे नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न बोला है 2 ऐसे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17 है। तो 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या है, तो जो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से विभाजित नहीं हो सकती हैं। संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा? तो आप लोग सोच के देखिए इसका लघुत्तम समावर्त कितना हो सकता है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो अभी कुछ देर पहले हमने एलसीएम के कॉन्सेप्ट में ये सीखा कि यदि अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 3 और 5 थी हमारे पास अभाज्य संख्या, ये स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो सकती, तो इनका जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको इन जो संख्याओं का जो है गुणनफल ही प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या, तो प्रश्न में वही बोल रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। कई बार जो प्रश्न एकदम इजी रहते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते और उसको छोड़ देते हैं, तो ये प्रश्न कुछ वैसी लेवल का है। अब 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 अभाज्य संख्या मान लेते हैं, पहला अभाज्य संख्या p है, दूसरा अभाज्य संख्या q, इनका गुणनफल बोला है 117 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो हमारा ए होगा 117। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
बस आपको अभाज्य संख्याओं का जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये प्रश्न जो है बहुत इजी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों को 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है, 9वीं कक्षा के छात्र हैं, उनको पंक्ति हम बना सकते हैं 6, 8, 12 या 16 की, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। प्रश्न में बोल रहे हैं कि कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचता है, इसका मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। तो 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बना सकते हैं और उसमें कोई भी छात्र छूट नहीं रहा है। तद अनुसार उसे कक्षा में छात्रों की, तद अनुसार उस कक्षा में, उसे हो गया है, उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी हो सकती है। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60, 72, 80 और 96। तो प्रश्न को यदि ध्यान से हम पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि हमको 6, 8, 12 और 16 का जो है एलसीएम निकालना है पहले, उसके बाद जो है चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम, तो 6, 8, 12 और 16 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने की आपके पास कई विधियां हैं, कल आपने पढ़ा है गुणनखंड विधि, भाग विधि, जिससे भी आपको अच्छा लगे आप उसका एलसीएम जो है निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दिया 48। तो ये हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 48। लेकिन प्रश्न में जो है 48 हमको नहीं दिया, प्रश्न में हमको 48 जो है उत्तर के रूप में नहीं दिया। तो हमने कल एक चीज कॉन्सेप्ट में सीखा था कि जो एलसीएम होता है वो नंबरों का गुणा जो होता है, वो जो एलसीएम होता है, ये कॉन्सेप्ट कल के क्लास में मैंने बताया था कि जो एलसीएम होता है वो उन नंबरों का क्या होता है, गुणा जो होता है। तो 48 तो एलसीएम आ गया, अब आप आगे बढ़िए। तो 48 का हम 2 से गुणा करते देखते हैं, तो 48 दोने हो जाएंगे कितने, 96। 96 जो है ऑप्शन में है। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहता तो हम और आगे बढ़ते, क्योंकि ये संभावित की बात किया, एग्जैक्ट की बात करता तो यहाँ पर वो जो है 48 दे चुका होता ऑप्शन में। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। एलसीएम जो होता है वो दिए गए संख्याओं का क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुणज होता है। तो यदि 48 उपस्थित नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो 48 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96, और 96 जो है क्वेश्चन के आंसर के रूप में मौजूद है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी, इस प्रश्न के लिए उत्तर। एलसीएम देखिए आप कैसे भी विधि से निकाल सकते हैं, जो चीजें कॉमन है वो चीजें कॉमन आप जो है किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें। बाकी एलसीएम के लिए बेस्ट विधि यही होती है, जितना जिस विधि पर आपका एक प्रैक्टिस रहेगा वही विधि आपके लिए हमेशा काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य, 12, 15 और 20 से विभाज्य वह पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर 12, 15 और 20 से विभाजित है, तो एलसीएम जो होता है वही क्या होता है, नंबरों से विभाजित होता है। इसका मतलब सबसे पहले एलसीएम निकालना है, लेकिन पूर्ण वर्ग है ये भी चेक करना है।
तो देखते हैं बनाकर। तो 12, 15 और ये 20। तो इसको आप जो है आसानी से जैसे भी विधि से बनाना चाहें बना सकते हैं। तो 4 गुणा 3, ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 5, और ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 5। ठीक है, इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो इस विधि का उपयोग नहीं करते, जनरली सामान्य विधि का ही उपयोग कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। ये हो जाएगा हमारा 12, 15 और ये 20। तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 15 तो नहीं जाएगा, 2 दाम 10, 2 दाम 20। फिर ये हो जाएगा 2 तिया 6, 15 और 1 गति 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 पंच 15 और ये 5। ये हो जाएगा हमारा 1 1 और ये 5। अब ध्यान से देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो एलसीएम की बात करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इसका एलसीएम है। लेकिन वो बोल रहा है कि एलसीएम तो ठीक है, एलसीएम तो होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग भी है अपने आप में। तो आप बताइए कि यदि किसी संख्या को हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, जैसे यदि आपको 3 को जो है पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब 3 को आपको वर्ग करना है, तो आप क्या करेंगे, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वैसे यदि 5 है, 5 का वर्ग आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, तो आप जो है 5 में 5 का गुणा करोगे, ये काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 से गुणा है, इसका मतलब 2 तो वर्ग के रूप में है, 3 हमारे पास नहीं है, एक 3 की कमी है, एक 5 की कमी है, वो कमी को पूरा कर देते हैं। और गुणा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एलसीएम जो होता है गुणज होता है अपनी संख्या का, तो इस कारण से हम गुणा कर पा रहे हैं। तो हो गया 3 गुणा 3, ये हो गया हमारा 5 गुणे 5। तो इसको जो है सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 4 तिया हो जाएंगे ये 12 और 12 तिया हो जाएंगे 36, ये हो गया हमारा 36 और 5 बचे हो जाएगा ये 25। अब 25 का आपको 36 से गुणा करना है, तो आप जो है मेरी बताई हुई कोई सी भी मेथड आप लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 36 गुणा 20 + 5, सरलता से बनाने के लिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 36 दूने 72 मतलब 720, और ये हो जाएगा हमारा 3 बचे 15, 150 हो गया, 5 का 5 30, 180। तो 720 और 180 तो कुल मिलाकर हो जाएंगे जो है 900। तो इसका मतलब इस जो प्रश्न का आंसर है वो हमारा है आंसर नंबर बी, जो है क्या 900, आंसर नंबर बी। जिस भी यदि आपके पास ऐसा प्रश्न आता है तो आप उसका एलसीएम निकालना, और जहां वो जोड़े के रूप में ना दिखे वहां आपको उसके जोड़े के रूप में बनाने के लिए उसका गुणा कर देना है। यहाँ 3 का जोड़ा नहीं था तो हमने 3 का गुणा किया, 5 का जोड़ा नहीं था तो हमने 5 का गुणा किया। फिर सबको जैसे ही आप गुणा करेंगे आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि अब का महत्तम समापवर्ग 12 हो और अब धनात्मक पूर्णांक हो तथा सॉरी अब नहीं है,
ये जो है हमारा ए बी, ये जो है ए बी और ये भी है हमारा ए बी। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक 12 हो और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए का जो मान है वो बी से बड़ा हो और बी का जो मान है वो 12 से बड़ा हो। प्रश्न में इतना जो है स्पष्ट कर दिया है। इस वाले कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। तो ए और बी के न्यूनतम मान क्या हो सकते हैं? ए और बी के न्यूनतम मान क्या हो सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 12, 24, 24, 12, 24, 36। ए और बी का महत्तम समापवर्तक 12 है और ए और बी कैसे हैं? तो धनात्मक पूर्णांक है और ए का मान जो है बी से बड़ा है और बी का मान जो है 12 से बड़ा है। तो ध्यान से यदि देखेंगे तो इस सब का जो अंतर है वो प्राय वही, क्योंकि 24 और 12 तो इसका मतलब तो उसको हमको निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो बता दिया है। तभी इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके आप क्वेश्चन के आंसर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, उससे और फास्ट बन सकते हैं। लेकिन उन ऑप्शन से करने वाले प्रश्नों को हम बताएंगे। अब इस प्रश्न को भी किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके पीछे का देख, यदि कोई संख्या है, कोई भी हम दो संख्या लेते हैं, जैसे 2 और 4 ले लेते हैं, तो इनके साथ जो है कुछ ना कुछ चीजें कॉमन रहती है। यदि ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ चीजें कॉमन रहती है दो अंकों के बीच। तो इसमें यदि देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो इसमें जो है 2 है, इसमें भी जो है 2 है, तो 2 और 2 कॉमन है यदि ध्यान से देखें तो। वैसे ही यदि आप समझ लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं 3, तो इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें भी कॉमन है। कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो एक तो कॉमन रहेगा, तभी तो एचसीएफ 1 आता है। अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 1 आने का कारण क्या है? आखिर में उसमें से जो है कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन। इसका मतलब यही तो हाईएस्ट 1। तो इसमें उसी लॉजिक का उपयोग हुआ है। तो ए और बी जो है महत्तम समापवर्तक है, तो हम उसको लिखेंगे 12a। ये हमारा जो है पहला नंबर है और ये हो जाएगा 12b। क्योंकि ध्यान से देखिए, अंकों के साथ जो है महत्तम समापवर्तक हमेशा रहता ही रहता है। तो ये अंक है तो इसके साथ महत्तम समापवर्तक हो गए, ये अंक है तो इसके साथ महत्तम समापवर्तक हो गए। तो इसमें जो है ए और बी। अब यहाँ ध्यान से देखने पर ये बोल रहा है कि ए का जो मान है वो बी से बड़ा है। तो आप जो है इसमें कांस्टेंट लगाकर देखो, तो बोल रहा है 12 से दोनों बड़े हैं। तो 12 तो एक रखोगे तो 12 आएगा, तो एक तो रखना ही नहीं है, तो दूसरा रख के देखते हैं। तो 12 गुणे 2 मतलब 24, और यहाँ हम रख कर देखते हैं 12 गुणे 3, ये हो जाएगा 36। ध्यान से समझना है ना, 12 तो सबके साथ होगा ही होगा, लेकिन अब ये बोल रहा है कि 12 जो है 12 से ए और बी दोनों बड़े हैं। तो ए और बी का जो मान है वो 12 से बड़ा ही होना चाहिए। यदि आप ध्यान से देखें तो यदि हम यहाँ 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। वैसे भी यहाँ 1 रखेंगे तो ये जो है 12 आ जाएगा, ये भी गलत है। तो यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 3 रख के देखते हैं नॉर्मल सा। तो 12 में ये हो जाएगा हमारा क्या? 24, और ये 12 दिया 36। अब ध्यान से यहाँ देखते हैं तो b का मान जो है a के मान से छोटा है, लेकिन यहाँ जो है a का मान छोटा आ गया, तो इसका मतलब 3 यहाँ रखते हैं और 2 यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2।
तो ये हो जाएगा 12 या 36 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 36 और 24। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर था। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट को यदि आप समझते हैं तो ए का मान सबसे बड़ा है। यदि देखिए 12 से बड़ा जो है बी है और बी से बड़ा जो है ए, तो इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ा जो है ए का मान यहाँ कहाँ का है 36 में, तो 36 में ऑप्शन लगा के निकल सकते थे। लेकिन कई बार जो है एग्जामिनर फंसाने के लिए जो है दूसरा दे देता है, तो इस कारण से हमको मेथड भी पता होना चाहिए। महत्तम समावर्तक प्रत्येक संख्या के साथ जो है जुड़ा होता है, कुछ न कुछ कॉमन होता है। यदि किसी संख्या का महत्तम समावर्तक 6 है तो उन संख्याओं को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 से 6 क्योंकि महत्तम समावर्तक इसका मतलब क्या है फैक्टर है, और फैक्टर जो है गुणनखंड के रूप में कॉमन तो रहेगा ही क्योंकि वो प्रश्न बोल रहा है। तो इतना आपको लॉजिक लगाना है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न आ गया यहाँ पर बोल रहा है वो 1.0836 और 09 का GCD है। तो यहाँ लिख दिया है वो GCD। तो GCD जो है बोलते हैं हम SCF। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये हो गया GCD। आगे हम देखते हैं, जैसा हमने प्रोसेस सीखा है तो पहला जो प्रश्न है उसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये हो गया 1.08, ये हो गया 0.36। ये दोनों तो ठीक दिख रहे हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, बढ़िया बात। और ये जो है 0.9, तो इसके पास जो है दशमलव के बाद 1 अंक की कमी है, तो उस कमी को हम पूरा कर देते हैं। ये हो गया। फिर इसको लिख देंगे हम 108, फिर ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा हमारा 90। दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो ये दशमलव के बदले 1, 2 अंक के 2 शून्य, दशमलव के बदले 1, 2 अंक के 2 शून्य। इसका मतलब एसकेएफ आपको निकालना है किसका किसका, तो 36, 90 और 108 का एसकेएफ आपको निकालना है और फिर उसको जो है 100 से भाग कर देना है। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो सबसे पास के यदि 2 नंबर देखें तो ये दोनों हैं, तो ये जो हो गया 18, तो ध्यान से हम यदि देखें तो ये हो जाएगा हमारा 18 से ये चीजें कट रही हैं कि नहीं, ये हमको देखना है। तो 18 में 36 कट रहा है, 18 पंचे 90, इसका मतलब ये भी कट रहा है, और 18 छक्का 108, इसका मतलब ये भी जो है कट रहा है, पूरा पूरा जो है कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो आएगा हमारा हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा एससीएफ। अब सेब तो 18 हो गया, लेकिन हमको भाग देना है किससे 100 से, तो इसको 100 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.18। आप देखो तो ध्यान से, यहाँ दशमलव का हटाओ 1 आ जाएगा, 2 अंक हैं तो 2 शून्य आ जाएंगे, तो 0.18/100। तो ऑप्शन में ये चीज कहाँ दिख रहा है, ये चीज हमको दिख रहा है सी। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारे पास 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सोच कर देखिए इसका एचसीएफ क्या हो सकता है। मैं 5 सेकंड बाद इसको बनाता हूँ। दो 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। हमारा पहला काम होता है, हमको जो है दशमलव के बाद अंकों को समान करने होते हैं और फिर उसके बाद दशमलव को हटाकर लिखना होता है, फिर ऊपर वाले का एचसीएफ ज्ञात करके नीचे वाले से भाग करना होता है। ये हमने प्रोसेस में सीखा है आज। तो ध्यान से देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2.4, 0.36 और ये हो जाएगा 7.2। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो ये हो जाएगा। इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ये हो जाएगा 2 हमारा। तो इसको हम लिखेंगे 240 बटे ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 36 बटे 100, ये हो जाएगा हमारा 720 बटे 100। अब आपको जो है एचसीएफ निकालना है, किसका किसका, तो 36, 240 और 720 के बीच का एचसीएफ क्या हो सकता है। तो इसमें अंतर वाला प्रोसेस हम तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा दिख रहा है। दोबारा से तो सभी चीजें रहेंगी, वो बात ठीक है, लेकिन आप इसका एचसीएफ यदि निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। जैसा आपके पास प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को अपनाकर इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। 36, 240, 719, ये हो जाएगा 2, हाँ ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, और ये फिर हो जाएगा 2 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अब जो है तीनों जो है 2 से तो नहीं जाएंगे, लेकिन 3 से चला जाएगा। 3 3 9 और 3 2 6 और फिर 3 6 18, तो ये दोनों तो सम है, चले जाएंगे, लेकिन ये फिर से नहीं जाएगा। तो हमारा काम जो है यहीं तक हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा हमारा, वो आएगा 2 × 2 × 3। ध्यान रहे एचसीएफ में हम 1 तक सॉल्व नहीं करते, एलसीएम में हम 1 तक सॉल्व करते हैं। एचसीएफ में जब तक किसी समान से तीनों संख्याएं विभाजित होती रहती हैं तब तक ही हम उसको विभाजित करते हैं। अब 3 के बाद ये जो है 3 से विभाजित नहीं हो सकता, ये बस होगा
ये भी हो जाएगा, लेकिन ये विभाजित नहीं होगा, इस कारण से हमने यहाँ तक रोक दिया। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, तो 12 एचसीएफ आया। तो 12 में आप क्या करोगे, 100 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.12। तो वो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भिन्न वाले प्रश्नों की ओर आते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो बोल रहा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का महत्तम समावर्तक है। तो वो बोल रहा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, ये हमको भिन्न दिया है और बोला है कि इसका हमको क्या करना है, तो इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसका जो है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ में आज ही हमने फॉर्मूला पढ़ा कि यदि अंशों का एचसीएफ बोले तो हमको क्या करना है, तो हमको जो है अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम निकालना है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको हर का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखिए अपने आप में कैसे हैं, ये अभाज्य संख्या है, तो किसी कॉमन चीजों से ये जो है भाग तो जा ही नहीं सकती। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 1। तो जिसके ऑप्शन में 1 है वो तो ठीक है। इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम आप निकालोगे तो वो आएगा 120। इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर है, ये बड़ी आसानी से दिख रहा है कि इसका ऑप्शन। फिर भी हम प्रोसेस अपनाते हैं। तो अंश का हमको लेना रहता है एचसीएफ, तो 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका जो एचसीएफ आएगा हमारा वो आएगा 1, क्योंकि कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है फैक्टर के रूप में। यदि आप इसको और समझना चाहें तो ऐसा आप समझ सकते हैं, ये तो एचसीएफ है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो है आपको हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी बात है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10। इसका आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, किसी भी विधि से निकाल सकते हो। 2, 4, 6, 8, 10। तो 2 से करेंगे 2, 9, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 6, 10। अब ध्यान से देखें तो 2, 2, 2, फिर ये हो जाएगा 3, 2, 2, 4 और फिर ये हो जाएगा हमारा 5। अब ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन से ये जाएगा नहीं, मतलब सबका अलग अलग गुणा करना पड़ेगा 3, 2, 5 का। इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूने 10, 10 दिया 30, 30 दूने 60 और 60 दूने 120। इसका मतलब जो एलसीएम आएगा इसका आएगा 120। तो 1/120 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/120। तो कहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन में, तो यहाँ दिख रहा है 1/120। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और दिया है 2/3, 4/5, 6/7 का। 2/3, 4/5, 6/7। इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो इस बार आपको अंशों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, अंशों का एलसीएम, और आपको निकालना पड़ेगा हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। तो एलसीएम 2, 4 और इसका 6 का। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम। तो ऐसे तो आप कॉमन प्रोसेस से निकाल सकते हो। इसको आप लिख सकते हो
छोटे जो हैं 2 गुणा 2, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 3। तो सब में जो है 2 कॉमन है, तो 1 2 को घटाते जाओ, फिर क्या बच गया, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 3 गुने 6 और 6 गुने 12, तो अंश का जो एलसीएम आएगा हमारा हो जाएगा 12। और हर हैसियत तो हर तो जो है अभाज्य संख्या है, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं 12/1, ये हो जाएगा 12/1, ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए यहीं तक पढ़ते हैं और फिर आप लोग रिवीजन करते रहिए, बाकी की क्लास नेक्स्ट डे होगी। थैंक यू।